हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए पेपर को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। पेपर नज़दीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाने का प्रयास कीजिए। यही एकलौता जो चीज़ें हैं, पेपर जितना ज़्यादा लगाएंगे उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। मैंने अब तक जो है 100 से भी ज़्यादा पेपर अपलोड किए हैं, 100 से ज़्यादा पेपर को मैंने समझाया है, कराया है। डेली मैं आपको पेपर्स कराता हूँ और इन पेपर्स को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो 120 प्लस से कम मार्क्स आपके नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने सब क्वेश्चंस जो है कराए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। सिलेबस को ध्यान रख करके मैं हर दिन जो है आपको क्वेश्चंस कराता हूं ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है पेपर से ही तैयार हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो जो है आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आप हमें लाइक्स जो है हमें ज़रूर करिएगा वीडियोस में, ताकि हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर आते रहेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए सतत शिक्षा प्रक्रिया छात्र और शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। तो देखिए, सतत शिक्षा प्रणाली जो प्रक्रिया होती है वो टीचर के लिए और बच्चों के लिए किस प्रकार की जो है शिक्षा प्रणाली की विशेषता कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है वो है औपचारिक शिक्षा। आंसर यहाँ पे बी होगा। औपचारिक शिक्षा जो होती है आमतौर पे जो है एक व्यवस्थित शिक्षा का जो मॉडल होता है, जैसे स्कूल में जो होता है उसको प्रदर्शित करती है। तो याद रखिएगा, जो स्कूल में जो एजुकेशन मिलता है या कॉलेज में जो इस तरीके के एजुकेशन मिलता है वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और जो घर में आपको एजुकेशन मिलता है, जो परिवार में माता पिता के साथ जो शिक्षा आपको मिलता है, समुदाय के बीच में आप शिक्षित होते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए, क्योंकि सतत शिक्षा प्रक्रिया की बात हो रही है, एक बात समझ लीजिए, जहां पे सतत शिक्षा प्रक्रिया की बात हो रही है वहां का मतलब होता है कि संपूर्ण विकास, बच्चे का संपूर्ण विकास। अब बच्चे का संपूर्ण विकास घर में नहीं हो सकता, बच्चे का संपूर्ण विकास जो है घर के बाहर होता है। घर से शुरू होता है प्रक्रिया, लेकिन वो प्रक्रिया विकास जो होता है, संपूर्ण की बात कर रहे हैं, वो घर के बाहर होता है, स्कूल में होता है, जहाँ पे बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट होता है, मानसिक डेवलपमेंट होता है, उसके मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया जाता है, उसके जो है संवेगों को महत्व दिया जाता है, तो इस जगह होता है। तो ये औपचारिक शिक्षा कहलाती है जहाँ स्कूल कॉलेजेस होते हैं। यहाँ पे इतना समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल खास तौर से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, पढ़ना अर्थ गढ़ना शब्द ही इसकी मीनिंग को डिफाइन कर रहा है कि पढ़ना ही अर्थ गढ़ना कहलाता है। जो आपने पढ़ा है उसका क्या मीनिंग निकला। तो यहां पे देखिए आंसर्स ढूंढने का प्रयास करते हैं। पढ़ना पाठ की वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का जो है डिकोडिंग है। ये पढ़ना ध्वनि समूह शब्दों और वाक्यों के सीखने से शुरू होता है। ये पढ़ना जो है पाठ के विचारों को समझना होता है। तो ये देखिए आंसर जो है हमें मिल चुका है। पढ़ना अर्थ गढ़ना मतलब जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसकी मीनिंग को आप सही से समझ पाए हैं, तो उसका मतलब है कि उसके विचारों को समझना होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय कक्षाएं जो है बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। भारतीय कक्षाएं जो है बहुभाषी कक्षाएं होती हैं और हमने आपको बार बार कहा है कि बहुभाषिता से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा सीटेट के एग्जाम में। बहुभाषिता से संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा, इसलिए बहुभाषिता से संबंधित क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए। अब देखिए, बहुभाषिता जो है कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, इसमें से कथनों को आंसर देना है। तो देखिए, बहुभाषिता जो होती है एक क्लासरूम में, बहुभाषी का मतलब है एक क्लासरूम में बहुत सारे भाषा के बच्चे, कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, कुछ बच्चे मराठी बोलते हैं, कुछ बच्चे पंजाबी बोल सकते हैं। तो इस तरीके की क्लासरूम है। ठीक है, तो इसको एक संसाधन के हमें रूप में देखना है। हमें ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये अच्छी बात है। एक क्लासरूम में अगर इस प्रकार की भाषा में विविधताएं पाई जाती है तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आकर बच्चे एक दूसरों की लैंग्वेज सीखेंगे, तार्किक चिंतन करेंगे, सोचेंगे इसकी भाषा को, इसकी मीनिंग को क्या कहते हैं, मेरी भाषा में जो है इस शब्द की मीनिंग क्या है और इसकी भाषा में इस शब्द की मीनिंग है और तीसरे वाले की भाषा में इस शब्द की मीनिंग क्या है।
तो ये शब्द को सुनेगा समझेगा, कहीं ना कहीं बच्चे के वोकैब तेज हो गए, उसके शब्द भंडार बढ़ेंगे, सामाजिकता की भावना आएगी, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करेंगे, दूसरे की भाषा का सम्मान करेंगे। तो एक तरीके से हमें पॉजिटिव आंसर देखना है। तो यहाँ पे देखिए नज़रअंदाज कर देते हैं, यहाँ पे पहले ही देखिए आप बोल रहा है नज़रअंदाज कर देता है, आपको तुरंत जो है निगेटिव फैक्ट को हटा देना चाहिए। ठीक है, घर की भाषा मातृभाषा है, घर पर बोली जानी चाहिए, ना कि विद्यालय में। तो भाई अच्छा, घर में जो मातृभाषा बोली जा रही है, अगर बच्चा वही भाषा लेकर के स्कूल नहीं जाएगा तो कौन सी भाषा लेकर के जाएगा? तो भाई वही भाषा लेके जाएगा। तो ये भी एक निगेटिव फैक्ट हो गया। भारत में एकल भाषी मतलब एक भाषी वाले विद्यालय होने चाहिए, एक ही भाषा वाले विद्यालय होने चाहिए, तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा को प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। मतलब यूपी में अगर जो हिंदी बोलता है तो उसको हिंदी वाले स्कूल होने चाहिए, इंग्लिश बोलता है तो इसे इंग्लिश में उसी में एडमिशन कराओ। तो ये यहाँ तीनों गलत हो गए। तो जो आंसर सही होगा वो डी होगा। अब डी का आंसर देख लेते हैं। टीचर जो है शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन मतलब बोलने, संप्रेषण का मतलब एक दूसरे से जो हम संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, तो बोलने का मौका देना चाहिए, अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब उनको बोलने की आज़ादी देना चाहिए। जो आप वो अभिव्यक्त करना चाहें, जो भी बोलना चाहें, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके विचारों को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षक एक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि अब जोड़े और समूह में बोल रहा है, इसका मतलब है कि सामाजिकता से संबंधित क्वेश्चन है। जब एक दूसरे के जोड़े और समूह में रहता है तो कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे की सहायता की भावना आ रही है, एक दूसरे के प्रति जो है लगाव की भावना आ रही है, एक दूसरे के कमांड जो है फॉलो करेंगे, तो सामाजिक और सांस्कृतिक भावना भी कहीं ना कहीं डेवलप होगी, इमोशंस जो है एक दूसरे को समझने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर यहीं से ढूंढना है। जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वो अपना कार्य शीघ्र कर लेंगे, समाप्त करने में सक्षम होंगे, या फिर शिक्षक का कार्य कम होगा क्योंकि उस समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। समूह में एक साथ जो है बैठाल दो ताकि व्यक्तिगत रूप से देखना ना पड़े और सबको समूह में रूप में देख सके, तो ये चीज़ भी कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे जो है एक दूसरे की सहायता करना सीखेंगे, यही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जोड़े का क्या यूज़ है, समूह ग्रुप में क्यों बच्चे एक दूसरे, भाई ग्रुप स्टडी क्यों करते हैं आप लोग? सिंपल सा जवाब है कि ग्रुप स्टडी करते इसलिए हो कि ग्रुप्स में जब बैठोगे तो एक दूसरे को पढ़ते हुए देखोगे तो तुम भी पढ़ोगे। ठीक है, एक दूसरे के क्वेश्चंस को आंसर शेयर करोगे, कोई क्वेश्चन तुमसे पूछेगा तुम आंसर दोगे, वो पूछेगा तुम बताओगे, तुम पूछोगे वो बताएगा, इस तरीके से होगा। तो दोनों को एक दूसरे को याद हो जाएगा कम्युनिकेशंस के माध्यम से। एक दूसरे के मतलब किसी को डर लग रहा है तो उसको सांत्वना दोगे कि यार डरो नहीं, एग्जाम है, कल है, अभी बहुत समय है, मैं तेरा जो है ये वाला चैप्टर तैयार करा दूंगा, तू मेरा ये चैप्टर करा देना। तो ग्रुप स्टडी का यही यूज़ होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल पेपर में सेम टू सेम फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इससे कुछ अलग नहीं आता। बस आपको एक शब्दावलियां जो होती हैं उसको समझना है, किन शब्दों का क्या अर्थ है। अगर आपने वो समझ लिया मतलब उस क्वेश्चन का सार ही पूरा उस शब्द पे टिका होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां से आप समझ जाइए। देखिए, अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे को क्या पढ़ने में कठिनाई हो रही है, पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। ये लक्षण किस ओर दर्शाता है? तो हम सभी को पता है कि जिस बच्चे को पठन विकार है, जिसको पढ़ने समझने में दिक्कत हो रही है, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। मैंने बार बार कहा है, तो ये डिसलेक्सिया ही इसका आंसर है, ऑप्शन डी। और डिसकैलकुलिया मतलब गणना संबंधी, उसको जोड़ नहीं आता, उसको घटाना नहीं आता, उसको भाग करना नहीं आता, है ना, उसको जो है एक दूसरे की जो है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि जो है एक व्यक्ति के पास 4 सेब है, तुमने 3 खा लिए तो कितने बचे, इस तरीके की गणना संबंधी जो है क्वेश्चंस वो सॉल्व नहीं कर पाता, तो उसे डिसकैलकुलिया कहलाएंगे। ये सब विकार होते हैं, मतलब एक समय के साथ साथ जैसे आप उम्र के दराज में पढ़ते हैं, आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, नॉलेज बढ़ता जाता है, उसी तरीके से ये जो है विकार खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जैसे अब देखिए यहाँ पे डिस्ग्राफिया, ये लेखन संबंधी विकार है, बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, वो शब्दों को सही से लिख नहीं पाता है, और यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? अब प्राथमिक स्तर पर हमें आकलन करने के संदर्भ में सही बताना है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, आकलन जो है प्रत्येक सत्र के अंत में होना चाहिए, मतलब एक टाइम बता दिया है कि इसी टाइम में होना चाहिए, तो ये गलत है ना। आकलन तो व्यक्ति का आकलन तो हर वक्त होना चाहिए। आप टीचर क्लासरूम में कुछ पढ़ा रहा है, कहानी कथन पढ़ा रहा है, बोर्ड में कुछ पढ़ा रहा है, तो उसी वक्त तुरंत ही टीचर को आकलन कर लेना चाहिए कि मैंने जो पढ़ाया क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं।
अक्सर आपने देखा होगा स्कूल में पूछते हैं, जिसको ना समझ में आया तो मुझसे पूछ ले, एक बार मुझसे बता दे कि मैं फिर से दोबारा पढ़ा दूंगा, फिर से दोबारा समझा दूंगा। यही होता है आकलन। किसी बच्चे ने हाथ खड़ा करके सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, उसने फिर से दोबारा पढ़ा दिया, यही होता है। तो आकलन तो हर वक्त चलता रहता है ना। तो यही देखिए, अंत में नहीं देखना है। राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए, भी यहाँ पे गलत हो जाता है ऑप्शंस पढ़ने के। आकलन विद्यालय आधारित होना चाहिए या अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए, और आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। तो यह भी आंसर, तो आंसर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, अधिगम हर वक्त होना, अधिगम तो बच्चा हर वक्त सीखता रहता है, तो जब हर वक्त सीखता है तो आकलन भी हर वक्त होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आप पढ़ा रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए, यही आंसर ढूंढ रहा है, बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या मतलब कह लीजिए जोड़ा यहाँ पे सही सुमेलित है? सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। अब यहाँ सतत मूल्यांकन मतलब सत्र के अंत में अंतिम ग्रेड दे देना, ये मूल्यांकन का सही सुमेलित है, या व्यापक मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन की नियमितता। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है, ये आंसर है, दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं। याद रखिएगा, सतत मूल्यांकन, इस वर्ड को समझ लीजिए। सतत मूल्यांकन का मतलब ही होता है कि बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन। देखिए, हम जब सतत मूल्यांकन करते हैं तो हम बच्चे का पूरा मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, उसका जो है शारीरिक मूल्यांकन करते हैं, उसका मानसिक मूल्यांकन करते हैं, उसका जो है मतलब नैतिक मूल्यांकन करते हैं, उसका जो है संवेगों का मूल्यांकन करते हैं। तो एक तरीके से व्यापक संपूर्ण मूल्यांकन होता है। पूरे वर्ष जो है औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जो है चलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम व्यापक मूल्यांकन करें तो हम एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक क्षेत्र का मूल्यांकन करते हैं कि हमें बच्चे का जो है हमें शारीरिक मूल्यांकन करना है, हमें इसके खेल का मूल्यांकन करना है, हमें इसके पढ़ाई का केवल मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो भाषा अधिगम की सामग्री कैसे तैयार करनी है? अगर किसी को लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना है तो हम कैसी जो है सामग्री तैयार करेंगे, मतलब उसका पढ़ने का जो कंटेंट है वो हम कैसा तैयार करेंगे? तो ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ की हम बात करते हैं कि हमें तुम्हें ये चीज़ सिखानी है, तो वो किस तरीके से होनी चाहिए ताकि तुम वो अच्छे से सीख जाओ? तो वो होनी चाहिए सरल रूप में, वो होनी चाहिए सिंपल, वो होनी चाहिए भाषाई रूप में, छोटे रूप में होनी चाहिए, बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए कि भाषा उसकी कठिन हो। ठीक है, यही सब होना चाहिए। डायग्राम होना चाहिए और उसके कई जो है ऑप्शंस होने चाहिए। मान लीजिए एक पिक्चर हो गई, दूसरे पिक्चर्स हो गई, ये सब देखने, तो यही सब चीज़ें होती हैं ताकि हम जो है अच्छे से जो है तैयार कर सकें। क्यों, हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम 2 से 3 बुक पढ़ लेते हैं ताकि हमें ने जो इसमें पढ़ा है उसके बाद हम जब दूसरी बुक पढ़ें तो उसमें से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम वो भी ले लें। तो यही होता है। तो यहाँ पे जो है देखिए जो आंसर है छोटी और सीमित होनी चाहिए। ये हम अगर सामग्री तैयार करेंगे तो वो सामग्री होनी चाहिए छोटी और सीमित होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए। उसमें चित्रों का ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए, चित्रों का प्रयोग हो। ठीक है, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है भाषा अधिगम के लिए जब सामग्री हम तैयार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भाषा अर्जन होता है जब, भाषा अर्जन कब होता है? यहाँ पे देखिए भाषा, 2 चीज़ें आती हैं कभी कभी, भाषा अर्जन होता है और एक भाषा अधिगम होता है। तो इन दोनों का वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। ये दोनों मतलब लिख लो एक कॉपी पेन पे, है ना, एक कॉपी में लिख लीजिए, बाकी समझ में आ जाएंगे। तो अगर भाषा अर्जन की बात हो रही है तो भाषा अर्जन जो है वो अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके परिवार से, जहाँ वो पैदा होता है वहीं से अर्जित होने लगता है। उसी को कह सकते हैं मातृभाषा। जिस भाषा में जो है परिवार जो बोलेगा वही अर्जित करने लगेगा। तो यहाँ से बच्चे का जो है भाषा डेवलपमेंट शुरू होता है। याद रखिएगा, यहीं से शुरुआत होती है भाषा की। लेकिन जो है भाषा अधिगम की अगर बात करें तो वो सीखता है, जो भाषा वो एक टाइम पीरियड में सीख रहा है। और तो भाषा अधिगम जो है वो निरंतर चलता रहता है। आज उसने हिंदी सीखी, कल मराठी सीख रहा है, 6 महीने बाद जो है तमिल सीख रहा है। तो इसका भाषा अधिगम तो चलता रहता है निरंतर। कोई ना कोई नए शब्द जो जुड़ते रहते हैं उसके डिक्शनरी में, उसके वोकैब में, उसकी शब्दावलियाँ जुड़ती रहती है। तो अधिगम तो हमेशा होता रहता है। भाषा अर्जन जो है उसके जो है भाषा अर्जन जो है बच्चों में जो है भाषा के अवसर मिलते हैं, यही इसका आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे सी है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो है साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मतलब सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा टीचर के रूप में इसे क्या देखना पसंद करेंगे या क्या इसका जवाब देंगे? तो देखिए हमें सबको पता है कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
ये क्वेश्चंस गलत बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यह हम सबको पता है, और सामाजिक सिद्धांत के तहत ही इन्होंने माना था कि बच्चा जो है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, बच्चे का जो मानसिक विकास है, बच्चा जो है, जो भी बच्चे के अंदर जो है डेवलपमेंट होता है, जो भी अधिगम होता है, वो इन्हीं दो के माध्यम से होता है। इन दो के साथ साथ इन्होंने भाषा को भी महत्व दिया था, याद रखिएगा, इन दो के साथ साथ इन्होंने भाषा को भी महत्व दिया था। उन्होंने कहा था कि समाज और संस्कृति के संपर्क में आके बच्चा जो है भाषा अपनी डेवलप करेगा। तो एज अ टीचर देखा जाए तो अपने पाठ की इस तरीके से योजना बनाए कि वो कक्षा में अकेले बैठे। यहां पे सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रहा है, तो अकेले क्यों बैठा लेंगे भाई? जब सामाजिक रूप से तो आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, तो एक दूसरे की भाषा सीखेंगे। बस यहीं पे जवाब है, उसको आंसर देख लेना है। एक ऐसी योजना बनाएंगे जहां अंतःक्रिया से बचने के लिए जो है खेल खेले, चर्चा में सम्मिलित ही ना हो, तो यहाँ पे भी तो है सामाजिकता की भावना गलत हो जाती है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। दंड का प्रयोग करेंगे तो छोड़ ही दो, पढ़ना ही नहीं है उसको हमको। जोड़े और समूह के लिए कार्य योजना बनाएंगे ताकि वह साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके, और जो भी बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो सामाजिकता की भावना तो आएगी। और जब सामाजिकता की भावना है तो उससे डेवलपमेंट भी होगा, भाषा डेवलपमेंट होगा, जैसा कि वाइगोस्की ने कहा है कि वाइगोस्की ने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ साथ भाषा भी जो को भी महत्व दिया है। तो इन दो सामाजिक और सांस्कृतिक के संपर्क में आकर के बच्चे का जो है भाषा डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है यस का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, वो गतिविधियां द्वारा प्रेरित होते हैं जो टीचर द्वारा बनाई जाएंगी, उससे अभिप्रेरित होंगे, मोटिवेटेड होंगे, या फिर जो वो स्वयं से बनाएंगे। तो यार देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है। जब बच्चे जो है स्वयं से कोई भी कार्य करते हैं, वो उसके लिए वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनकी रुचि रहती है उस कार्य में। अगर आप उन पर थोपेंगे तो वो उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे। तो याद रखिएगा, वो गतिविधियां कैसी होती है, बाल केंद्रित जो है शिक्षा केंद्र के बाल केंद्र में हो, बच्चों के जो है केंद्र में रख करके जो ऐसी गतिविधियां कराई जाएं, तो वो जो है बच्चे उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए, ये राष्ट्रीय जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, ये शुरू हुआ था 2009 में, ठीक है। इसका यूज करने का यूज था कि पढ़ाई में जो गुणवत्ता है उसको सुधार किया जाए, ठीक है, गुणवत्ता में सुधार लाना था, ये था। बच्चों की जो है अटेंडेंस बढ़ाना था, बच्चे स्कूल में आए। लड़कियों के जो है एजुकेशन में फोकस किया गया था कि ताकि बच्चे, लड़कियां भी एजुकेट हो। इस प्रकार का जो नारा आज भी हमें 2024 में देना पड़ रहा है कि पढ़ो लिखो, जो है लड़कियों को आगे बढ़ाओ, इस तरीके की जो है, ठीक है। और जो है निम्न पृष्ठभूमि वाले मतलब निम्न पृष्ठभूमि में जो बच्चे हैं उनका भी एडमिशन कराना है, उनको भी शिक्षित करना है। सामाजिक जो है असमानता को जो है दूर करने का जो है प्रयास किया गया था इस शिक्षा अभियान के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक जो है प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति जो है प्रकट करेंगे? तो मूल्यांकन की बात हो रही है। अब मूल्यांकन की बात हो रही है तो मतलब मूल्यांकन क्या होगा? तो मूल्यांकन आप वही करेंगे जिसमें जो है बच्चे का जो है संपूर्ण विकास हो सके। तो यहाँ पे देखते हैं, कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल ना किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि फेल कर दो तभी तो सीखेंगे, डरेंगे सीखेंगे। तो ये भी चीज गलत है यहाँ पे। या परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, डर का माहौल बच्चों में नहीं बनाना होता है ना, बल्कि बच्चों को मोटिवेट करना होता है पढ़ाई के लिए। वो खुद मोटिवेट हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, वो स्वयं से अपने कार्य में जो है रुचि ले, स्वयं से पढ़ाई में रुचि ले, ठीक है। बच्चों को पास फेल की वास्तव में व्यवस्थागत जो है विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना, या फिर कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बड़े अजीब से हैं। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस जो है कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो यहाँ पे विद्यार्थी फेल ना किए जाने के, ये तो गलत होगा। यहाँ पे परीक्षा और फेल हो जाने के वास्तव स्रोत बनकर काम कर रहा है, इसको भी यहाँ पे गलत कर देंगे। विफलताओं को सिर पे मढ़ना, ये भी। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए।
देखिए भाषा के तौर पे एक टीचर के भाषा एक मतलब आप भाषा के टीचर हैं, हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों, तो आपको किस जो है चीज़ पर ध्यान देना होगा। अगर आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो परीक्षा पर ध्यान देंगे, या अंत में परीक्षा लेने के बाद ध्यान देंगे, या शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्र करेंगे और उसे शिक्षार्थियों और उसके माता पिता के साथ साझा करेंगे, या उसे होमवर्क देंगे। तो यहाँ पे आंसर जो है सी होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बुद्धि को निम्नलिखित में से किसके संयोजक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बुद्धि को आप क्या समझते हैं? ठीक है, बुद्धि को तो डिफाइन करना बहुत जो है अलग अलग तरीके से परिभाषित होता है। ठीक है, जो आप कुछ कर पा रहे हो वही बुद्धि है, जो आप जो है कुछ नया क्रिएट कर पा रहे हैं वो भी आपकी बुद्धि है। ठीक है, तो इसको जो है क्या आप जो है परिभाषित करेंगे, तो इसको जो है दो चीज़ों का उदाहरण मान लीजिए। यहाँ पे जो आंसर होगा ज्ञान और अनुभव। देखिए ज्ञान से व्यक्ति सीखता है, और जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान और अनुभव बढ़ता जाता है उसका जो है बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर भी बढ़ती जाती है, मतलब आईक्यू भी एक तरीके से कह दीजिए तो जो बढ़ता जाता है। तो ज्ञान से ही जो है बच्चे का जो है मतलब इंटेलिजेंस जो है क्षमता बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, और अनुभव से भी जो है व्यक्ति का जो है बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस होता जाता है किसी क्षेत्र में, वो उस क्षेत्र का जो है बहुत बढ़िया जानकार हो जाता है। तो यहाँ रखिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने का सबसे सुगम विधि कौन सी है? तो उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की जो सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे छात्रों के अधिगम संबंधित दोषों और कमियों का निदान करना, ये तो देखिए आंसर तो ये है। देखिए उपचार करना मतलब किसी बच्चे के अंदर कोई भी जो है दोष है, चाहे वो शारीरिक जो है खेल में दोष हो, चाहे उसकी पढ़ाई में दोष हो, चाहे उसके संवेगों में हो, वो बात बात पर रोने लगता हो, बात बात पर डर जाता हो, क्वेश्चन पूछने से डरता हो, ये संवेग ही है। जब उसके हावी होते हैं तो वो डरता है क्वेश्चन पूछने में। तो इनको निदान करना है एज अ टीचर हमें। तो ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए ऑप्शन पहले। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके, मतलब कह रहा है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको एक ग्रुप में बना दो, जो बच्चे कमज़ोर हो उनको एक ग्रुप में बना दो, जो बच्चे दृष्टिबाधित है उनको एक ग्रुप में, इस तरीके से। तो ये तो बिल्कुल भी विफल जो है गलत विधि है। प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से जो है अध्ययन कर उसे दूर करना, तो ये भी करना चाहिए। देखिए एज अ टीचर जब हम सारे चीज़ें करते हैं, तो एज हम जब एक क्लासरूम में पढ़ाने का कोशिश करते हैं तो हमें ये भी करना चाहिए कि इस बच्चे का व्यक्तिगत रूप से हम देखें। हो सकता है देखिए सब बच्चे अलग अलग होते हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में। हर बच्चे एक इंडिविजुअली मतलब एक सिंगल बच्चा जो है कमज़ोर, चाहे कमज़ोर का ग्रुप बना लो, उसके बाद भी कुछ बच्चे अलग कमज़ोर होंगे, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होंगे, कुछ बच्चे अलग। तो हर व्यक्तिगत रूप से हमें उसको जो है जानने का प्रयास करना चाहिए कि इसके अंदर क्या कमियाँ हैं, और उसको जो है उसको सही करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भी आंसर यहाँ पे सही होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर जो है दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर होगा पहला वाला। फर्स्ट आंसर इसी को लगाना है, सेकंड ये है अगर ये पहला वाला ऑप्शन ना आए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथा वाचन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुतायत मात्रा में प्रयोग होना चाहिए, क्यों? तो देखिए कथावाचक क्या होता है? कथावाचक मतलब एक जो है आप कुर्सी में बैठ जाइए और जो है बस बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, बस वर्बली बोलना है आपको किसी भी टॉपिक पे। एक तरीके से समझ लीजिए कथावाचन मतलब कहानी गढ़ना एक है ना, अपनी जो है अपने विचारों से, अपने मानसिक क्षमताओं से, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से, अपने अमूर्त धारणाओं से जो है ये कहानी गढ़ते हैं। आपने अक्सर जो है आपने देखा होगा जो है ये सब जो कथावाचक होते हैं सब बोलते रहते हैं, अपना जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं। तो ये क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका मूल्य क्या है? तो ये तार्किक समझ और कल्पनाशीलता को जो है नींव रखती है। तो देखिए जब आप बच्चे जो है आपकी कथा सुनते हैं, आपकी कहानी कथन को सुनते हैं, तो बच्चे जो है तार्किक सोचते हैं, उस कहानी के बारे में सोचते हैं, उसके कथानक के बारे में सोचते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं। जैसे हमने बच्चे को जो है कहा कि एक जो है मतलब किसी व्यक्ति का नाम लिया, हमने कहा एक व्यक्ति ने सेब लेकर के आया, तो अब बच्चा सेब सोचेगा, फिर सेब के कलर के बारे में सोचेगा, है ना। तो इसी तरीके से जो है बच्चे के अंदर तार्किक समझ जो है डेवलप होती है, कल्पनाशीलता मतलब जो इमेजिनेशन पावर जो होती है वो डेवलप होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? अब भाषा अर्जन, मैंने कहा था भाषा अर्जन और अधिगम होता है। अर्जन होता है घर पे, उसके परिवार से,
उसको शुरू हो जाता है, और अधिगम पूरा जो है घर के बाहर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चों का भाषा अर्जन जो है, अर्जत नहीं अर्जन है, अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, तो मतलब सभी बच्चों में ये क्षमता होती है, बिल्कुल सही है भाई। हर बच्चा जो है अपने साथ भाषा अर्जन की क्षमता जो है डेवलप मतलब क्षमता लेकर के पैदा होता है, और जैसे जैसे उसको जो है वो माहौल मिलता है वैसे वैसे उसकी भाषा मतलब भाषा सीखता जाता है, सामाजिक रूप से भी सीखता है, स्वयं से भी सीखता है। भाषा अर्जन के जो है नियम सिखाए जाते हैं इसमें, या भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। तो जैसा भाषिक परिवेश होगा तभी तो वो अच्छी तरीके से बोल पाएगा। अब उसको जंगल में छोड़ दोगे तो वहाँ बेचारा क्या भाषा परिवेश डेवलप होगा। बिना विद्यालय के भी भाषा अर्जन संभव है, तो बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है, उसका घर है, उसके आसपास का माहौल है, उसके आसपास से बातें करने वाले लोग हैं, वो भाषा अर्जन में उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर गलत है वो है ऑप्शन बी गलत है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ठीक, ये गलत है। यहाँ पे भाषा सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए पूछ रहा है, तो भाषा सीखना है आपको कोई भी लैंग्वेज, जैसे हम मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं, बहुत सिंपल शांत है, और हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो हमें अक्सर कहा जाता है कि इंग्लिश की किताबें पढ़ें, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, इंग्लिश में बात करें एक दूसरे से, गलत ही सही गलत बोलें। तो ऐसा एक माहौल हमें जो है भाषिक वातावरण हमें तैयार करना होगा, आसपास हमें बोलने वाला माहौल मिल जाए तो हम भाषा सीखने में और अच्छे बेहतर हो जाएंगे। तो अगर माहौल नहीं मिलेगा, अगर हिंदी आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया लेकिन आपको इंग्लिश का प्रयोग करना ही नहीं मिल रहा है, आपको कहीं ऐसा बात ही नहीं कर पा रहे इंग्लिश में, तो कैसे आप सीखने को और बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, अब दृष्टिबाधित बच्चा है जिसको देखने में समस्या है, तो क्या करेंगे आप, ज़्यादा बड़ा से बड़ा लिखेंगे, बोर्ड में ज़्यादा बड़ा लिखेंगे, दृष्टिबाधित है ताकि बड़ा लिखेंगे तभी हो सकता है उसको जो दिख रहा हो थोड़ा बड़ा दिखे, उन शब्दों को जो है महसूस कर सके, सबसे आगे बैठा लेंगे, जोर जोर से बोल करके पढ़ाएंगे, यही सब गतिविधि करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक मौखिक जो है भाषा का प्रयोग करेंगे, दृष्टिबाधित बच्चा है, या उसे कक्षा में अलग बैठा देंगे, तो इसे गलत कर दीजिए। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधि में शामिल नहीं करना है हमें, तो ये भी है। कम पाठों वाली पुस्तक का निर्माण करना है, तो यहां पे आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो पाठ का चुनाव कर रहे हैं आप, तो मतलब वो सिंपल होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो सिंपल होना चाहिए, आसान रूप में होना चाहिए। तो पाठों की संख्या का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, या जो है लेखकों की रचनाएं महत्वपूर्ण होती है, या फिर जो है संवेदना लोक के साथी बन सके, ऐसे जो है पाठों का चुनाव करेंगे। या अलंकारिक भाषा, मतलब बहुत कठिन भाषा का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। तो व्याकरण पढ़ा रहे हैं अगर आप बच्चे को, तो सबसे बेहतर विधि इसमें से कौन सी होगी, ये आपको आंसर देना है। तो यहां पे जो आंसर है इसका सही है आगमन विधि। देखिए ध्यान रखिएगा, आगमन विधि जो होती है शिक्षण की सबसे बेहतर विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती? क्योंकि आगमन विधि में जो है उदाहरणों के माध्यम से बच्चों के ज्ञान का निर्माण किया जाता है। याद रखिएगा, पहले इसमें उदाहरण, बस ये लाइन याद रख लीजिए, पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद उसके नियमों की जानकारी दी जाती है। याद रखिएगा, पहले उदाहरण फिर नियमों की जानकारी दी जाती है, ठीक है। अगर हम निगमन की बात करें तो पहले इसमें नियम बताए जाते हैं, नियम कह लीजिए या सूत्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो पहले नियम और सूत्र बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको उदाहरण दिया जाता है। तो याद रखिएगा निगमन विधि होती। ये बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए मेथड अच्छी विधि नहीं मानी जाती, निगमन विधि। लेकिन आगमन विधि जो है बच्चों के पढ़ाने के लिए, शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अध्यापक जो है कक्षा शिक्षण के उपरांत पठित सामग्री को आधार, जो भी उसने पढ़ाया है उसको आधार बना करके छात्रों से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है। तो देखिए जो उसने पढ़ाया क्लासरूम में
उसका मूल्यांकन करने के मैंने अपने अभी थोड़े से पहले क्वेश्चन कराया तो मैंने कहा था कि जो भी टीचर कराता है उसका मूल्यांकन, जो भी पढ़ा रहा है, जो भी कुछ पढ़ा रहा है उसका मूल्यांकन होता है। क्लास क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड पे बुलाएगा, है ना, दूसरे बच्चों से कहेगा इनसे क्वेश्चन पूछो, आपने क्या क्वेश्चन, आपने मेरी जो कहानी पढ़ाई उससे क्या आपने समझा, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो ये वर्तनी का ज्ञान है नहीं, इस बात का मूल्यांकन हो रहा है बच्चे का, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं। मूल्यांकन हो रहा है कि उसने चीज़ों को जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है पठित सामग्री को, उसके बारे में वो जानता भी है कि नहीं, उसमें क्या कमियां हैं, अगर उस कमियां हैं भी तो उसको सुधार सके। तो यहाँ पे लेखन कौशल का मूल्यांकन हो रहा है या फिर जो छात्रों को ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में हमें बताना है कि पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता के बारे में। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकें होती हैं जो टीचर का मार्गदर्शन करती हैं, बिल्कुल सही बात है। पाठ्य पुस्तक होती है, जो बुक्स होती हैं वो टीचर को ये बताती हैं कि क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। ठीक है, तो ये मार्गदर्शन, भाई टीचर को तो सब आता है, अब वो पढ़ाने के लिए तो पूरी किताब के बाहर भी पढ़ा सकता है, लेकिन क्या होता है किताबें जो होती है, जो सिलेबस होती है, एक हमें जो बुक्स मिलती हैं वो इसीलिए दी जाती है कि हर स्टेप वाइज स्टेप बच्चों को पढ़ाइए, इस एज में ये पढ़ाइए, इस एज में ये पढ़ाइए और इस एज में ये पढ़ाइए। जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है, टाइम टू टाइम लीजिए, थोड़ा वक्त लीजिए और पढ़ाने में जो है वही चीज़ पढ़ाइए जितना उसको सिलेबस में दिया गया है। तो यही उसका मार्गदर्शन करती है। पुस्तकें जो है ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे बिना गुरु के भी जो है अपना ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि भाई एक व्यक्ति जो है बिना जो है गुरु के जो है केवल अगर उसको बुक्स मिल जाए तो वो ज्ञान अर्जित कर सकता है, क्योंकि बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है उसके सार। लेकिन यहाँ ज्ञान अर्जित की बात हो रही है, उसके शारीरिक डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। तो ये भी यहाँ पे सही है। पुस्तकें जो है मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। तीनों यहाँ पे आंसर सही होंगे। ठीक है, भाषा का अस्तित्व जो है एवं विकास जो है समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो ये जो भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये किसका कथन है? तो याद रखिएगा, ये कथन वाइगोस्की का नहीं है। मैंने आपको बताया था कि समाज और संस्कृति के साथ मिल करके जो है भाषा का डेवलपमेंट होता है। उन्होंने भाषा को भी महत्व माना था, लेकिन समाज और संस्कृति को सबसे ज़्यादा माना था। तो याद रखिएगा, ये जो कथन है ये ऑरोरिन का है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस तथ्य को ध्यान में रखकर स्कूली पाठ्य चर्चा में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाने चाहिए? तो यहाँ पे किस तथ्य को ध्यान में रखकर स्कूली जो है पाठ्य चर्चा में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाने चाहिए? तो यहाँ बच्चे जो है अच्छी खासी विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ ही स्कूल आते हैं, या बच्चों के जो है भाषा का ज्ञान प्रारंभ में शून्य होता है? ये बिल्कुल गलत है। बच्चे एक भाषा के साथ स्कूल में प्रवेश करते हैं, उनकी एक अपनी एक मातृभाषा होती है, चाहे वो हिंदी बोले चाहे वो इंग्लिश बोले, तो भाषिक व्यवस्था के साथ ही स्कूल आते हैं। तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मतलब बच्चों में भाषा संबंधी कौशल का पूर्णतः अभाव होता है? नहीं, बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पूर्णतः अभाव नहीं होता, वो एक ज्ञान के साथ आते हैं, एक भाषा क्षमता के साथ ही आते हैं स्कूल में। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका जो है पहले बच्चों को, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था आगमन विधि और निगमन विधि। तो ये बस क्वेश्चन है, आगमन विधि जहां पे पहले उदाहरण पेश किया जाता है, फिर उसके नियमों की जानकारी दी जाती है या सूत्रों के बारे में बताया जाता है। अगर निगमन विधि की बात करें तो पहले सूत्र बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण पेश किए जाते हैं। तो यहाँ एक टीचर है जो पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा जो है से अवगत कराती है, मतलब उसके नियमों के बारे में, सूत्रों के बारे में, परिभाषा के बारे में जानकारी दे रही है। उसके बाद ही जो है वो उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो ये कौन सी विधि है? तो ये व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? तो ये विधि है निगमन विधि। अब व्याकरण विधि की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ये आगमन विधि। सबसे अच्छी विधि आगमन विधि, और सब जो ये अपना रही है टीचर वो है निगमन विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। ठीक है, बहुभाषी से संबंधित क्वेश्चन है। तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों में सहायता करता है। किस चीज़ का जो सहायता करता है? तो एक से अधिक जो है भाषा का ज्ञान जो है बच्चे में जो है तार्किक चिंतन की क्षमता बढ़ाता है, सामाजिकता की भावना बढ़ाता है, एक दूसरे के मनोविज्ञान को समझने का जो है प्रयास करता है, शब्दावलियाँ बढ़ाता है बच्चों में। तो देखिए, आसानी से अन्य भाषाओं और नियमों को आसानी से सीखने में जो है सहायता करता है, या राष्ट्र के रीति रिवाजों और संस्कृतियों को समझने में जो है सहायता करता है,
या फिर अन्य विद्यालय के साथ ना जुड़ने और संवेदनशील होने में, तो ये आंसर यहाँ पे गलत है। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए ये भी गलत है, यहाँ भी गलत है। आंसर जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 29वां क्वेश्चन है। यहाँ तक क्वेश्चंस आपने किए हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जो मैं आपको बातें बताता हूँ फैक्ट्स के माध्यम से, जो मैं बोलता हूँ उस चीज़ को गौर से सुनना ज़रूरी है आपके लिए एग्जाम में, अगर आप बेहतर से बेहतर नंबर लाना चाहते हैं। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र जो है कागज़ पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है। देखिए, कागज़ पर लिखते समय वो बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है। इसका प्रमुख लक्षण है भाषा में पिछड़ेपन का, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और लेखन के पिछड़ेपन का। तो हमें जो है एक साइंटिफिक नेम का बताना है। तो यहाँ पे जो है लेखन संबंधी विकार है। देखिए, यहाँ पे बच्चे लिखते समय अगर पठन संबंधी विकार होता तो डिसलेक्सिया हो जाता, यहाँ पे पठन विकार होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेखन विकार है तो यहाँ पे लेखन संबंधी है, तो ये हो गया लेखन संबंधी विकार, जिसे कहते हैं हम डिस्ग्राफिया। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक अध्यापिका जो है अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। ठीक है, मतलब वो 10 शब्द देती है, बच्चों को एक समूह देती है। वो ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे शब्द विन्यास। याद रखिएगा, यहाँ से कहते हैं शब्द विन्यास। ठीक है, अब देखिए इसको अगर इंग्लिश में कहें तो सिंटैक्स कहेंगे। सिंटैक्स SYNTAX। ठीक है, सिंटैक्स कहेंगे। इसे कहते हैं वाक्य विन्यास या शब्द विन्यास भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? शब्दों को बनाने में प्रयोग के नियमों को बताता है। ध्यान रखिएगा, ये शब्द को जब हम बनाते हैं तो उसके नियमों के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि ये उपसर्ग होता है किसी शब्द के पहले, जैसे जीव के शब्द पहले जो उपसर्ग अगर लगा दिया जाए, चिरन, तो चिर शब्द लगा तो हो जाएगा चिरंजीव, ये उपसर्ग हो गया। अगर वचन के पहले बहु लगाते तो ये बहुवचन हो गया, उसकी मीनिंग बदल देते हैं ये सब। जैसे कि मान के आगे लगा दिया सा तो सम्मान हो गया, समान हो गया, तो ये हो गया उपसर्ग। इसी प्रकार से किसी वर्ड के पीछे जो है कोई और वर्ड जोड़ दिया जाए तो वो प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे मिलने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएं। आज का वीडियो का जो टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। लाइक्स ज़रूर करते जाइएगा अगर वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके इस पेपर में कितने नंबर सही हैं, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। ठीक है, 10 लाइक्स का आज का टारगेट है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।